हेलो दोस्तों, सुनो कहानी में आपका स्वागत है। कहानी का शीर्ष है परवरिश। ऑफिस से लौटते ही कंप्यूटर पर मेल चेक करना मेरा प्रिय शौक रहा है। लोगों को जो राहत सुस्ताने या चाय पीने से मिलती है, मुझे वही सुकून इस काम में मिलता है। और उसमें भी यदि मेरी बेटी काव्या का मेल निकल आए तो मन उत्साह से भर उठता है। आज तो उसका काफ़ी लंबा चौड़ा मेल था। अब कौन सा गुब्बारा निकाल रही है यह लड़की। नई नई नौकरी में वैसे तो काव्या इतनी व्यस्त रहती है कि ज़्यादा बात करने का उसे वक्त ही नहीं मिलता, लेकिन जब बहुत सारी बातें इकट्ठा हो जाती है तब वह लंबा चौड़ा मेल भेजकर दिल का सारा गुब्बारा निकाल एकदम हल्की हो जाती है। जितने उत्साह से मैंने मेल पढ़ना शुरू किया था, ख़त्म करते वक्त मेरे सारे उत्साह की हवा निकल गई थी। चेहरा ऐसा लटक गया था मानो किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। पत्र क्या था? उलझनों का पुलिंदा था। पहली पंक्ति पढ़ते ही मैं भौचक्की रह गई थी। माँ, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, पर कहना पड़ रहा है कि आपने मेरी परवरिश सही ढंग से नहीं की। लड़की कहीं मजाक तो नहीं कर रही, जबकि उसे पता है कि मुझे बेहुदे मजाक से सख्त नफरत है और यह भी पता है कि मैं कितनी इमोशनल हूँ। फिर भी अगर वह लिखने का साहस कर सकती है तो वाकई मुद्दा गंभीर है। लेकिन वह मेरी परवरिश पर क्यों उंगली उठा रही है, जबकि बच्चों की परवरिश में मैंने खुद को झोंक डाला है, विशेषकर काव्या की परवरिश में। पहली संतान तो वैसे भी लाडली होती है और संतान भी काव्या जैसी गोल मटोल चुलबुली गुड़िया हो जिस पर देखने वाले को ही प्यार उमड़ पड़े, तो मैं तो माँ हूँ उसकी। खैर, मन को कड़ा करके मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। पहली ही पंक्ति पढ़कर आपको बहुत झटका लगा होगा ना मम्मा, क्योंकि आपके अनुसार तो मेरी और करण के परवरिश में आपने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि खुद को भी झोंक दिया था। बच्चे अच्छे निकल जाए तो इंसान को और क्या चाहिए। बच्चों के आगे तो संसार के सारे वैभव फीके हैं। इकलौती होने तक तो मैं आप और पापा की आंखों का तारा रही, लेकिन करण के होने के बाद भी आपने मुझे कभी अपने नज़रों से नीचे नहीं उतरने दिया। मेरी हर जायज़ मांग को आप दोनों उसी तरह से पूरा करते रहे। गजब का संयम था आप में और पापा में। नौकरी करते हुए भी आप दोनों ने कभी मुझे या करण को अकेलेपन का एहसास तक नहीं होने दिया। स्कूल में साथी लड़कियों के संग खेलना, फिर घर लौटकर नन्हे करण के साथ मस्ती करना, आपके साथ बैठकर होमवर्क करना और शाम को पापा के संग घूमना। कितना खुशनसीब बचपन जिया है ना मैंने। आप सोचने लगी होंगी कि यह लड़की पागल तो नहीं हो गई, खराब परवरिश की शिकायत करके खुशहाल बचपन के गीत गा रही है। सच में माँ, आज सोचती हूँ तो समझ में आता है कि मेरी दुनिया कितनी छोटी रही है। गर्ल्स स्कूल से घर और घर से गर्ल्स स्कूल, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घनिष्ठ नाते रिश्तेदारों से कभी कभार मिलना, किसी शादी या जन्मदिन में सम्मिलित होना। मेरे लिए तब दुनिया वाकई कितनी हसीन थी, क्योंकि तब मैंने दुनिया का असली रूप तो देखा ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था स्त्री पुरुष में शारीरिक संरचना संबंधी भेद के अलावा भी कोई भेद होता है। आपने तो मेरी और करण की परवरिश में रत्ती भर का भेदभाव नहीं रखा था। जो वह खाता था वही मैं खाती थी। जितनी स्वतंत्रता उसे थी उतनी ही मुझे भी थी। बल्कि मेरे किशोरावस्था में प्रवेश कर जाने पर तो आप मेरे खाने पीने का खास ख्याल रखने लगी थी, यह कहकर कि बढ़ती उम्र में बेहतर खुराक की आवश्यकता होती है। जितना ध्यान आप करण की पढ़ाई का रखती थी, उतना ही बल्कि उससे भी ज़्यादा मेरी पढ़ाई का रखती थी, क्योंकि मैं उससे बड़ी क्लास में थी। मेरी परीक्षाओं के दिन में यदि कोई मेहमान आ जाते तो आप करण को चाय नाश्ता लगाने को कहती, यह बोलकर कि दीदी पढ़ाई कर रही है, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। मुझे आज भी तीसरी कक्षा का वह वाक्य अच्छी तरह से याद है, जब हमें दहेज पर निबंध लिखने को दिया गया था।
शीर्ष पढ़कर मेरे सामने तुरंत आपका चेहरा घूम गया था, क्योंकि एक दिन पहले ही आपने मुझे यह विषय खूब अच्छी तरह से समझाया था। दहेज यानी खूब सारा धन दौलत, उपहार, सामान जो शादी में दिया जाता है। यह एक सामाजिक कुरीति है, क्योंकि गरीब लोग दहेज नहीं दे पाते। इसलिए हम सभी को प्रण लेना चाहिए कि ना दहेज देंगे और ना ही दहेज लेंगे। यह सब तो मुझे उस वक्त अच्छी तरह से याद आ गया था। बस एक बात का भ्रम हो गया था कि शायद दहेज लड़के वाले देते हैं या लड़की वाले। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी जब मुझे याद नहीं आया कि आपने क्या बताया था, तो मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। घर में ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? निश्चित रूप से मम्मा। घर वही तो संभालती हैं। एक दिन यदि उन्हें बुखार आ जाता है तो सारा घर उलट पुलट हो जाता है। पापा भी कितना परेशान हो जाते हैं। उनके ऑफिस से छुट्टी लेकर बैठने पर भी हमें कदम कदम पर मम्मा की कमी महसूस होती है। पापा को तो मेरी और करण की पसंद के बारे में भी पता नहीं। जैसे मैं हाफ फ्राई एग पसंद करती हूँ, जबकि करण ऑमलेट। हमारा टिफ़िन भी उल्टा पुल्टा जाता है। मेरा पराठा उसके टिफ़िन में और उसका सैंडविच मेरे टिफ़िन में। होमवर्क कराने बैठते तो कहते पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर पढ़ाऊँगा, जबकि मम्मी तो ऐसे ही बता देती है। इतना सब विचार विमर्श करने के बाद मैंने यह निष्कर्ष निकाला था कि चूँकि मम्मा इतनी महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप से पापा को ही उन्हें पाने के लिए दहेज देना पड़ा होगा। इसलिए मैं पूरा निबंध उल्टा लिखाई थी। घर आकर जब मैंने आपको अपने लिखे निबंध के बारे में बताया था तो आपने सिर पीट लिया था, लेकिन जब मैं अपनी सोचे हुए तर्क आपको बताए तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। मेरी भोली गुड़िया, भगवान तुझे इस दहेज के दानों से हमेशा बचा कर रखे, कहते हुए आपने मुझे अपने सीने से चिपका लिया था। मैं बेवकूफ़ों की तरह आपका मुंह ताकती रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले तो आप उल्टा लिखाने के कारण नाराज़ हो रही थी और अब प्यार कर रही हैं। काश आपने मुझे उसी वक्त समझा दिया होता कि इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं चाहे कुछ भी कर दिखाएं, उनका दर्जा हमेशा पुरुषों से कमतर ही रहेगा। मैं इस भेद को तब समझी जब मैं सीनियर सेकेंडरी पास करने के बाद कोचिंग के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना शुरू किया। लड़कों की संख्या बहुतायत वाले उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में लड़कियों को सहमा सहमा देखकर मुझे अचरज हुआ था। जल्द ही मुझे कारण भी समझ में आ गया। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण अक्सर मैं वहाँ सर द्वारा दी गई प्रॉब्लम सबसे पहले हल कर लिया करती थी। उस समय लड़कों का मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरना बड़ा अजीब लगता था, मानो उनसे पहले प्रॉब्लम हल कर मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। वहाँ पढ़ने वाले अधिकांश अध्यापक भी पुरुष ही थे। यदि मैं उन्हें पढ़ाते वक्त किसी चीज़ पर टोक देती, सर ये ऐसे नहीं ऐसे सही होगा, तो उस समय भले ही वह सहमत हो जाते, लेकिन फिर जब तब मुझे नीचा दिखाने का मौका तलाशते रहते थे। उन लोगों की मानसिकता पर मुझे हैरानी होती थी। सच कहूँ तो मुझे उन पर तरस आता था, यह सोचकर कि इन विचारों की परवरिश सही तरीके से नहीं हुई, तभी तो इनकी सोच पापा और करण जैसी नहीं हो पाई। यह तो मुझे बहुत बाद में जाकर समझ आया कि अपवाद में लड़के और सर नहीं, अपवाद में तो पापा और करण है। लड़कियों को तो सदियों से ही दो माए दर्जे का प्राणी समझा गया है। वह भला क्या खाकर लड़कों का मुकाबला करेंगी। खैर, उस वक्त मैं इन सब बातों से अपना ध्यान हटाकर खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में डुबो दिया था। परिणाम सामने था। मैंने बहुत अच्छे अंकों से देश की योग्यता सूची में नाम दर्ज करते हुए प्रथम प्रयास में ही सीए जैसी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई थी। घर परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों ने मुझे हाथों हाथ लिया था। कुछ पल को तो मैं अपने सारे रंजो गम भूल गई थी। फिर इस महानगर की प्रतिष्ठित कंपनी में मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। पहली बार घर से दूर रहकर मैंने जाना कि दुनिया उतनी खूबसूरत और हसीन नहीं है जैसा मैं इसे बचपन से देखती आई हूँ।
एक शाश्वत सच यह भी बार बार मेरी आंखों के आगे कौंधने लगता है कि लड़की में प्रकृति ने ही भेदभाव करके भेजा है और दुनिया की कोई भी ताकत इस भेदभाव को मिटा नहीं सकती। यह भेदभाव सदियों से था और हमेशा रहेगा। लड़कियां कभी लड़कों की बराबरी कर ही नहीं सकती। आगे निकल जाने की सोचना ही सेक चिल्ली की तरह जागती आंखों से सपने देखने जैसा है। इससे भी ज़्यादा आश्चर्य मुझे यह जानकर हुआ कि मेरी अधिकांश सहकर्मी सहेलियां इस शाश्वत सच से परिचित हैं, क्योंकि किसी ने अपने भाइयों को अपने पर प्रभुत्व जमाते देखा है तो किसी ने घर में पिता की सत्ता देखी है और माँ की ममता को हमेशा घुटने टेकते ही पाया है। वो सब ये सब देखने की आदी हैं। उनके लिए इसमें कुछ भी असहज नहीं है। बचपन से लेकर अब तक वे भाई, पापा, दादा, सहपाठियों से और भी ना जाने किन किन से दबती आई हैं। उन्हें इसमें कुछ भी अप्राकृतिक नहीं लगता है। आपने तो मुझे चेहरे पढ़कर दोस्त बनाना सिखाया है और मैं खुद को इसमें बहुत पारंगत भी समझती थी। लेकिन यहाँ लोग नज़र तो मिलाते हैं पल भर को और बाकी समय तो उनकी नज़रें चेहरे से नीचे पूरे बदन पर फिसलती रहती है। मैं किसे दोस्त मानूं और किसे दुश्मन। आपने मेरी परवरिश ऐसे वातावरण में क्यों की? मैं यहाँ खुद को बिल्कुल अनफिट महसूस करती हूँ। आपने मुझे यदि आरंभ से ही लड़कियों की तरह दबकर रहना सिखाया होता तो आज मुझे दुनिया की इस कड़वी सच्चाई को देखकर इतनी घुटन नहीं होती। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ मम्मा। किसे अपने मन की व्यथा कहूँ, किससे शिकायत करूँ? आप कहेंगे कि मुझे अधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए, पर मैं जानती हूँ आज यहाँ किसी को भी अपनी शिकायत बताऊँ तो एक ही जवाब होगा, कितने वर्षों से इतनी लड़कियाँ काम कर रही हैं जब किसी को कोई शिकायत नहीं हुई, तो मैं क्या कोई अनोखी हूँ? लोग समझते हैं लड़कियों को तो कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी ही नहीं जा सकती है। वो तो केवल सहायक की भूमिका ही अदा कर सकती हैं। प्रतिभा प्रदर्शन पर सहकर्मियों की आंखों में प्रसन्नता और उत्साह के बजाय जलन, अपेक्षा और व्यंग के भाव देख मन खिन्न हो जाता है। सहकर्मी लड़कियां भी इसी श्रेणी में आती हैं। काश मम्मा आपने मुझे भी उन आम लड़कियों की तरह ही ढेर सारी अंकुशों के बीच पाला होता तो मैं आज इतनी अलग थलग ना पड़ जाती। लैपटॉप की स्क्रीन पर गड़ी मेरी आंखें आंसुओं से धुंधाने लगी थी तो मैंने उसे बंद करके रख दिया। अपने सवालों से काव्या ने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया था। मैं हैरान थी। बच्चों की जिस अच्छी परवरिश पर मुझे नाज था, आज वही मुझे अपना उपहास उड़ाती प्रतीत हो रही थी। अजय 4 दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे और करण अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। वैसे भी दोषी मुझे ही बनाया गया था, इसलिए जवाब भी मुझे ही देना था। मन बहुत व्याकुल हो उठा था। एक मन तो किया कि इसी वक्त रवाना होकर काव्या के पास पहुंच जाऊं, उसे बाहों में भरकर प्यार करूं, उसे समझाऊं कि बेटी कभी भी खुद को अकेला महसूस मत करना, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। नहीं, यह सही कदम नहीं होगा। यह तो मेरी कमजोरी, मेरी ही गलती दर्शाएंगे। वैसे भी अभी अजय बाहर गए हैं और करण को परीक्षा के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा, कुछ ऐसा जिससे काव्या का मनोबल बढ़े। दरअसल वह हताश हो गई है और हताश में इंसान अक्सर सही को गलत और गलत को सही मान बैठता है। क्या करूं? इस लड़की ने तो एक ही मेल से मुझे झकझोर कर रख दिया है। अचानक मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। यदि काव्या इतनी दूर बैठी अपनी लेखनी से मुझे पूरा हिला सकती है तो यही कमाल मैं क्यों नहीं कर सकती? वैसे भी लिखने की ताकत तो जग जाहिर है। अगले ही पल लैपटॉप पर मेरी उंगलियां थिरकने लगी और स्क्रीन पर मनोभाव शब्दों के रूप में साकार होने लगे। बेटी काव्या,
जैसा कि स्वाभाविक ही था, तुम्हारा पत्र पढ़कर मैं चकित रह गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि दोष किसे दूँ, अपने आप को, तुम्हें, समाज को, फिर परिस्थितियों को। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दोष तुम्हारे नज़रिए का है। अब देखो, यदि मैंने भी तुम्हारी परवरिश अन्य आम लड़कियों की तरह की होती, तुम्हें करण से निम्न समझते हुए कम पढ़ाया होता, कम आज़ादी दी होती, घर गृहस्थी के कामों में जुटा रखे होता, तो क्या आज तुम जहाँ हो वहाँ पहुँच पाती? तुम्हारे साथ जो भेदभाव वहाँ बढ़ता जा रहा है, तुम्हें लड़कों से कमतर नापा जा रहा है, क्या यह भेदभाव तुम्हें कभी अखरता? नहीं, कभी नहीं। बरसों से जो अन्याय स्त्रियों पर होता आ रहा है, तुम भी उसकी एक मुख्य दर्शक मात्र बनी रहती, क्योंकि तब तुम्हें कुछ भी असहज, कुछ भी गलत नहीं लगता। लेकिन क्या तुम भूल गई काव्या कि अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय करने वाला। यदि बहुमत गलत काम कर रहा है तो वह गलत बात सही नहीं हो जाएगी। और प्रकृति को क्यों दोष दे रही हो? प्रकृति ने तो सभी को बराबर ही बनाया है। इसके बाद के सारे भेद, चाहे लिंग आधारित भेद हो या जातीय मतभेद, हम मनुष्य के अपने बनाए हुए हैं। इसलिए इन्हें खत्म करना भी हम मनुष्यों का ही फर्ज है। तुम्हें इस जंग में हताश होते देख मुझे बड़ी निराशा हुई है। जो लोग तुम्हें लड़की समझ कमतर आंक रहे हैं, वह एक तरह से तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह जता रहे हैं, और ऐसे लोगों का मुंह अपनी क्षमता और प्रतिभा के बेहतर प्रदर्शन से ही बंद किया जा सकता है। इसलिए अपने काम का लोहा मनवाओ। जहाँ काम काम ना आए वहाँ दाम या फिर वाक युद्ध करो। वर्षों से चली आ रही जंग को साम दाम दंड भेद किसी भी तरह जीतना है। यदि इन सब से भी काम ना बने तो भी हथियार डालने की आवश्यकता नहीं है। यह सोचकर अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहो कि कुत्तों का तो काम ही है भौंकना। इससे हाथी की मत वाली चाल नहीं बदलने वाली। मेल भेजकर मैं निश्चिंत हो गई थी, ऐसा तो नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि दिल में बराबर हलचल सी मची हुई थी। पर हाँ, एक आत्मसंतुष्टि का एहसास तन मन को खुश रखे हुए था कि मैंने बच्चों को बिना किसी भेदभाव के पालकर कोई गलती नहीं की है। 4 दिन बाद काव्या का जवाब स्क्रीन पर तैर रहा था, जिसने मुझे चिंताओं से उबार लिया था, जिसके उत्तर ने मुझे लाजवाब कर दिया। मामा, मैं उसी वक्त अपने काम में जुट गई जब आपका मेल मिला। उम्मीद है इसी के सहारे मैं आधी से ज़्यादा जंग जीत लूँगी। जहाँ तक दाम और वाक्य युद्ध की बात है, तो आपने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि जीवन में शायद ही कभी यह हथियार अपनाऊं। मुझे आप पर, अपने परवरिश पर गर्व है। काश हर लड़की को मेरे जैसे परिवार मिले। जल्द ही ऐसा कुछ कर दिखाऊंगी कि आपको मुझ पर गर्व होगा। आपकी काव्या।